हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। आज हम एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट के कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे जो इन टॉपिक्स में जो आपको सामने दिख रहे हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और कुछ प्रीवियस एमसीक्यूज क्वेश्चन जैसे बेसिक्स ऑफ एनर्जी के ऊपर। ठीक है, ये हमारी चौथी वीडियो है एनर्जी कंजर्वेशन के एमसीक्यूज की। इससे पहले हम 3 वीडियो दे चुके हैं, आप उन वीडियोस को भी जाके ज़रूर से देखिएगा। टोटल अभी तक हम 100 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली कवर कर चुके हैं अपनी तीनों वीडियो मिलाकर। ठीक है ना, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। व्हेन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये एक जीके क्वेश्चन है और एज अ इंजीनियर, एज अ एनर्जी मैनेजर, एनर्जी ऑडिटर आपको पता होना चाहिए कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर है 14 दिसंबर को हम नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज लार्जली कंट्रीब्यूटेड बाय, कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य योगदान किसके द्वारा होता है? तो भाई ये चारों ऑप्शंस में से प्लांट को छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शन जो है आपके ये कंट्रीब्यूटर हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। लेकिन हमसे लार्जली मतलब सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से कौन कंट्रीब्यूट करता है? तो पावर प्लांट्स जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा बड़े कंट्रीब्यूटर हैं कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पर्टिकुलेट मैटर, पर्टिकुलेट मैटर के घटक क्या हैं? अब इस क्वेश्चन को आंसर बताने से पहले पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। पर्टिकुलेट मैटर एक तरीके का मैटर ही है जिसका साइज जो होता है वो लेस देन 1 mm होता है। ठीक है ना, जैसे कि धूल, धूल एक पर्टिकुलेट मैटर है। ठीक है ना, जिसका साइज बहुत छोटा छोटा है। पर्टिकुलेट मैटर मेनली हमारे जो होते हैं एक तरीके से पॉल्यूशन, जितना भी आप पॉल्यूशन देख रहे हो हमारे एटमॉस्फेयर में वो पर्टिकुलेट मैटर की वजह से है। जैसे कि स्मोक एंड डस्ट, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर है स्मोक एंड डस्ट। स्मोक एंड डस्ट क्या है? ये एक तरीके के पर्टिकुलेट मैटर हैं जिनका साइज 1 mm से छोटा है। साथ ही साथ ये स्मोक एंड डस्ट एयर पॉल्यूशन बढ़ाते हैं। ठीक है ना, विच नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस कॉजेज द मोस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट, प्राकृतिक रूप से कौन सी ग्रीन हाउस गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल, निम्नलिखित में से सबसे स्वच्छ जीवाश्म ईंधन कौन सा है? सबसे स्वच्छ जो है वो नेचुरल गैस है। ठीक है ना, ये सब स्वच्छ नहीं है क्योंकि इनको जब आप जलाते हो तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। नेचुरल गैस को बर्न करने में इतनी नहीं प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वेयर इज ओजोन होल लोकेटेड, ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? ओजोन छिद्र स्थित है अंटार्कटिका में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो क्लाइमेट चेंज किसके कारण होता है? डिफॉरेस्टेशन के कारण होता है, पॉल्यूशन के कारण होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है, फॉसिल फ्यूल को जलाने के कारण होता है। तो इन चारों ऑप्शंस की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। लेकिन मेन रीजन क्या है क्लाइमेट चेंज के पीछे? तो वो होता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, ये मेन रीजन है, बाकियों से तो हो रहा है लेकिन फॉसिल फ्यूल के जलने से कुछ ज़्यादा ही होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट इन अ वेरी हाई क्वांटिटी इज, ग्रीन हाउस गैसें बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इस हिसाब से होना चाहिए था कि ये चार ऑप्शन जो आपको दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि ये ग्रीन हाउस गैस है, साथ ही साथ हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो वो हो जाती है हमारी मीथेन। ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इंक्रीजेस, जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या बढ़ता है? जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं। ठीक है, द स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए चार कथन है। सबसे पहला कथन समझते हैं कि लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये कथन तो सही है क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ऊपर वीडियो मिल जाएगी, उसको पढ़िएगा। उसमें मैंने आपको समझाया है कि जो हमारी लाइफ अर्थ पे है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म रखती है। ठीक है ना, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट मेंटेन्स द अर्थ टेम्परेचर। जी हाँ,
इंक्रीज एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज ए नेचुरल प्रोसेस, नहीं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है क्या? नहीं, ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। हमारे फॉसिल फ्यूल को जलाने से, पावर प्लांट से रिलीज गैसेस, व्हीकल से रिलीज गैसेस, यही बढ़ा रही है ग्रीन हाउस गैसेस को, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी के कारण अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये एक मैन मेड प्रोसेस है। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? रिन्यूएबल मतलब जो रीजनरेट हो सकती है, ठीक है, जो अर्थ पे बहुत ज्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट है, तो वो है टाइड्स। ठीक है। द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ एसिड रेन आर, अम्लीय वर्षा का मुख्य योगदानकर्ता कौन है? तो भाई अम्लीय वर्षा मेनली होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, मतलब सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर ऑक्साइड्स। ठीक है। एसिड रेन कॉजेज डैमेज टू, एसिड अम्लीय वर्षा से किसको नुकसान होता है? तो बिग स्कल्पटर्स एंड मार्बल्स कंस्ट्रक्शन, मतलब है कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं उनको भी नुकसान होता है। फ्लोरा एंड फौना, मतलब कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को भी नुकसान होता है और पेड़ों की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर कॉज्ड बाय स्मॉग, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग स्मॉग से होता है? अब स्मॉग क्या है? स्मॉग है आपका स्मोक प्लस फॉग का मिक्सचर। ठीक है। अब इसकी वजह से कौन सा रोग होता है? तो भाई इसकी वजह से रिकेट्स भी होती हैं, ब्रोंकाइटिस भी होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होती है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द ताजमहल टू येलो, ताजमहल को पीला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट जिम्मेदार है? तो भाई किसकी वजह से पीला होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों इसके आंसर है। ठीक है ना, क्योंकि जब एसिड रेन होती है तो एसिड रेन में जो पानी बिल्डिंग्स पे गिरता है वो पानी एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? इन दोनों गैसेस की वजह से एसिडिक होता है, क्योंकि वो जो हमारे क्लाउड आसमान में बनते हैं वो इन्हीं गैसेस की वजह से बनते हैं। मैंने आपको एसिड रेन में पढ़ाया था। ठीक है ना। और वही जब बरसते हैं तो जो हमारी रेन होती है वो एसिडिक नेचर की हो जाती है इन्हीं दोनों गैसेस के कारण। और जब वो रेन किसी भी बिल्डिंग पे गिरती है तो बिल्डिंग के मार्बल को इरोड कर देती है, खराब कर देती है, पीला कर देती है। जैसे ताजमहल पहले तो बना सफेद था लेकिन अब वो पीला होने लग गया है, पीलापन आ गया है। किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से। ठीक है। विंड एंड हाइड्रोजन एनर्जी आर एग्जांपल ऑफ, पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा किसके उदाहरण है? तो पवन प्राइमरी एनर्जी का उदाहरण है, नेचुरल एनर्जी का उदाहरण है। हाइड्रोजन एनर्जी जो है ये सेकेंडरी एनर्जी का उदाहरण है, आर्टिफिशियल एनर्जी का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। द मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इज, बायोगैस के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? तो भाई बायोगैस इंसानों के ह्यूमन वेस्ट से भी बनाई जाती है, काउडंग से भी बनाई जाती है, लाइव स्टॉक वेस्ट से भी बनाई जाती है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एनर्जी कंजर्वेशन के हैं उन पर। आई होप आपको सारे एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे और उन एमसीक्यू के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है वो भी आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी एमसीक्यू आपको ना आया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछिएगा। अगर कोई टॉपिक इन एमसीक्यू से रिलेटेड आपको समझ में नहीं आया हो या नहीं आता हो तो आप हमारी एनर्जी कंजर्वेशन की प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा, उसमें सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।